गुड मॉर्निंग क्लास। हिंदी की क्लास में आज हम हिंदी क्षितिज गद्य खंड का पाठ 13 मानवीय करुणा की दिव्य चमक के क्वेश्चन आंसर जो बचे हुए थे वो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज 4 तक क्वेश्चन इसके हमने कल की हिंदी की क्लास में पढ़े थे और 5 से क्वेश्चन रह गए थे जो आज हम पढ़ रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? मैंने आपको पाठ में बताया था कि मानवीय करुणा क्या होती है। मानवीय करुणा होती है मनुष्य के मन में पैदा होने वाली दया। ठीक है, जो हमारे मन में जो दया होती है ना किसी के लिए, तो वो होती है मानवीय करुणा। ठीक है, और दिव्य का मतलब क्या होता है? दिव्य का मतलब महान, ठीक है, और अलौकिक। ये दिव्य का शब्दार्थ है। इसका उत्तर कैसे लिखेंगे हम? इसका उत्तर देखिए, मैं आपको समझाती हूँ। क्यों कहा है लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक? क्योंकि हम जानते हैं कि फादर बुल्के के मन में सबके लिए स्नेह था, ठीक है, प्यार था। ठीक है, सब परिचित, जितने भी परिचित थे, लेखक थे, ठीक है, सबके लिए उनके मन में एक ममता और सद्भावना थी, प्यार की भावना थी। ठीक है, और वे सबको प्यार, स्नेह, ठीक है, प्यार मतलब स्नेह, ठीक है, और सांत्वना, सहारा और करुणा देते थे। ठीक है, सांत्वना का मतलब होता है तसल्ली। तो हमें इस प्रश्न में क्या बताना है? हमें ये बताना है कि उनका व्यवहार कैसा था। मतलब उनके मन में सब परिचितों के प्रति सद्भावना थी, ममता थी, वे तरल हृदय के थे, यानी नरम हृदय के थे, और वे किसी से भी कुछ चाहते नहीं थे बल्कि दे ही देते थे। ठीक है, और हर सुख में साथ दे ना दे, दुख में साथी रहते थे। ठीक है, साथी होते थे दुख में वो। ठीक है, और छोटों के प्रति भी एक अलग सा प्यार था उनके मन में। ठीक है, यही हमें बता रहा है। तो हम उत्तर क्या लिखेंगे? लेखक ने फादर कामिल बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा है। फादर के मन में सब परिचितों के प्रति सद्भावना और ममता थी। वे सबके प्रति वात्सल्य भाव रखते थे। वे तरल हृदय के थे। वे कभी किसी से कुछ चाहते नहीं थे बल्कि देते ही देते थे। वे हर दुख में साथी होते थे। सुख में बड़े बुजुर्ग की भांति वात्सल्य देते थे। उन्होंने लेखक के पुत्र के मुंह में पहला अन्न भी डाला और मृत्यु पर सांत्वना भी दी। सांत्वना का मतलब होता है तसल्ली। वास्तव में उनका हृदय सदा दूसरों के स्नेह में पिघला रहता था। उस तरलता की चमक उनके चेहरे पर साफ दिखाई देती थी। अब है प्रश्न नंबर 6। फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की है, कैसे? ये प्रश्न इस तरह से भी बन सकता है। फादर बुल्के एक सन्यासी थे, परंतु पारंपरिक अर्थ में वे हम उन्हें सन्यासी क्यों नहीं कह सकते? ठीक है, ये दोनों प्रश्न का उत्तर एक ही आएगा। इनका मतलब दोनों प्रश्न का एक ही है। ठीक है, क्योंकि देखिए, हम उन्हें सन्यासी, पारंपरिक अर्थ में हम उन्हें सन्यासी क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि फादर बुल्के जो पादरी थे उनसे बिल्कुल अलग थे। वे सन्यासी होते हुए भी क्या करते थे? अपने जान पहचान वालों से, अपने परिचितों से, अपने रिश्तेदारों से बहुत गहरा लगाव, बहुत गहरा प्यार, एक अलग सा प्यार रखते थे। ठीक है, उनका लगाव था अपने परिचितों के साथ। ठीक है, और उनसे हमेशा मिलते थे और सबको गले लगाते थे। ठीक है, और सबके लिए प्यार उनके मन में था, उनके हृदय में था। और जब भी कोई उत्सव होता था, ठीक है, और कोई भी उत्सव या कोई पूजा होने पर वे पुरोहित यानी पंडित की तरह या बड़े बुजुर्ग की तरह उसमें शामिल होते थे और कभी भी किसी को अपने से दूर या अलग नहीं होने देते थे। ठीक है, तो यही इसमें बताया है। इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे? परंपरागत रूप से ईसाई पादरी संसार से अलग जीवन जीते थे। वे सामान्य संसारी लोगों से अलग वैराग्य की नीरस जिंदगी जीते हैं। वे ईसाई धर्माचार में ही अपना समय व्यतीत करते हैं।
और वे प्राय अन्य धर्मानुयायियों के साथ मधुर संबंध बनाने में रुचि नहीं लेते। फादर बुल्के परंपरागत पादरियों से भिन्न थे। वे सन्यासी होते हुए भी परिचितों के साथ गहरा लगाव रखते थे। वे उनसे मिलने के लिए सदा आतुर रहते थे और सबको गले लगाकर मिलते थे। वे संसारी लोगों के बीच रहकर उनसे निर्लिप्त रहते थे। वे धर्माचार की परवाह किए बिना अन्य धर्म वालों के उत्सव संस्कारों में भी घर के बड़े बुजुर्ग की भांति शामिल होते थे। वे कभी किसी को अपने से दूर या अलग नहीं प्रतीत होने देते थे। लोग उन्हें पादरी नहीं बल्कि अपना आत्मीय संरक्षक मानते थे। ठीक है, ये हम इस प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे। प्रश्न नंबर 7 है, आशय स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इसमें 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, क और ख। इन दोनों का हमें आशय बताना है, इनका मतलब बताना है। क नंबर है, नम आँखों को गिनना शाही फैलाना है। ठीक है, इस वाक्य का क्या आशय है कि उनके दुख में जब लोग रो रहे थे तो उनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, बहुत अधिक संख्या में लोग उनके दुख में रोने लगे थे। ठीक है, तो इसका हम क्या लिखेंगे, फादर कामिल बुल्के की मृत्यु पर उनके प्रियजन, परिचित और साहित्यिक मित्र इतने अधिक संख्या में रोए कि उनका गिनना कठिन है। उनके बारे में लिखना व्यर्थ में शाही खर्च करना है। ठीक है, और आशय यह है कि उनके दुख में रोने वालों की संख्या बहुत अधिक थी। ठीक है, तो जितने अधिक संख्या में लोग रोए थे ना, तो उनके बारे में लिखना व्यर्थ में स्याही खर्च करना है। क्योंकि जो नम आँखें होती है, जो आंसू होते हैं, उसे हम गिन नहीं सकते, उसे हम शाही से नहीं लिख सकते। शाही मतलब हम कलम में वो दुख नहीं लिख सकते जितना दुख हमारे दिल को होता है। हम सिर्फ ये लिख सकते हैं कि दुखी हुआ, वो दुखी हुए, या हम दुखी हैं। लेकिन जो दुख होता है वो मन में होता है, जो आंसू होते हैं वो आंखों में आते हैं, लेकिन हम उन्हें कलम से कागज पर बयान नहीं कर सकते। ख नंबर है, फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। ठीक है, तो इसका क्या आशय, इसका आशय अगर हम फादर कामिल बुल्के को याद करते हैं तो उनका जो शांत व्यक्तित्व है वो हमारे सामने आ जाता है और उनके ना रहने से मन में उदासी घिरने लगती है। ठीक है, ऐसा लगता है मानो कोई शांत उदास संगीत बज रहा हो। यही हमें इस प्रश्न में लिखना है। अब है रचना और अभिव्यक्ति। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 8 है, आपके विचार से बुल्के ने भारत आने का मन क्यों बनाया होगा। ठीक है, इसमें क्या लिखना है, इसमें हमें अपने विचार लिखने हैं कि हमारे विचार से, ठीक है, बुल्के ने भारत आने का मन क्यों बनाया होगा, क्यों वो भारत आए थे, ये हमें बताना है। तो इसके उत्तर में हम क्या लिखेंगे, फादर कामिल बुल्के के मन में भारत के संतों, ऋषि और आध्यात्मिक पुरुषों का आकर्षण रहा होगा। उन्हें ऋषि अच्छे लगते होंगे, आध्यात्मिक पुरुष अच्छे लगते होंगे। ठीक है, और वो आकर्षण पुरुषों का उन्हें आकर्षण रहा होगा। हो सकता है कि वे स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर और अन्य धर्माचार्यों से प्रभावित रहे हों। ठीक है, एक वैरागी ने वैराग्य की धरती में ही जीना चाहा हो। यह हम इसका उत्तर लिखेंगे। प्रश्न नंबर 9 है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रैम्स चैपल। इस पंक्ति में फादर बुल्के ने अपनी जन्मभूमि के प्रति कौन सी भावनाएं अभिव्यक्त होती है। आप अपनी जन्मभूमि के बारे में क्या सोचते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि जो कामिल बुल्के थे, ठीक है, जैसा कि हम सब पाठ में पढ़ चुके हैं ना, कि कामिल बुल्के का अपने देश के प्रति प्रेम था। ठीक है, तभी उन्होंने ये बात कही थी कि बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रैम्स चैपल। ठीक है, मतलब ये वाक्य इसीलिए लिखा है ना लेखक ने, क्योंकि जन्मभूमि से उनका गहरा लगाव था। ठीक है, और लगाव होने के कारण क्या था, अब हम अपना लिखेंगे। ठीक है, आप अपनी जन्मभूमि के बारे में क्या सोचते हैं, अपने बारे में अपने विचार लिखेंगे जन्मभूमि के बारे में हम। तो इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे, इस पंक्ति में फादर बुल्के के स्वाभाविक देश प्रेम व्यक्त हुआ है। जन्मभूमि से गहरा लगाव होने के कारण उन्हें वह बहुत सुंदर प्रतीत होती थी। और हम सब जानते हैं आज हमारी जन्मभूमि है, हमारी जन्मभूमि भारत है, तो आज हम भारत को कितना अच्छा बोलते हैं। ठीक है, हमें भारत बहुत प्यारा है, हम अपने देश से बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, मैं भी अपनी जन्मभूमि भारत का पुत्र हूँ, यह धरती मेरी माँ के समान है। ठीक है, धरती हमारी माता है ना,
तो मुझे इसका सब कुछ प्रिय लगता है। मुझे यहाँ के अन्न, जल, धर्म, संस्कृति सब प्रिय है। ठीक है, मैं इसके उत्थान में अपना जीवन लगाना चाहता हूँ और मैं संकल्प करता हूँ कि मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे जन्मभूमि का अपमान हो। ठीक है, ये हमारे विचार हमें लिखने हैं। तो आज हमने इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट किए। ठीक है, 9 तक इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुके हैं। इससे आगे हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।